मुंबई की भीगी सड़कों पर अंधेरी गली से निकलती लोकल ट्रेन की आवाज जैसे ही हवा में गूंजी, उसी पल स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी पर पहचानने लायक छवि दिखाई दी। अनुपमा। वही संयम, वही संघर्ष, वही तेज चाल। पर इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ थी दो लड़कियां, परी और ईशानी। दोनों के चेहरे पर जीवन की थकान, रिश्तों की टूटी हुई रेखाएं और उम्मीद की हल्की सी चमक एक साथ सजी थी। अनुपमा ने एक लंबी सांस लेकर मुंबई की हवा को महसूस किया, जैसे ये शहर एक बार फिर उसके कदमों के नीचे अपनी पुरानी धड़कन थामे खड़ा हो। इस बार उसने मन ही मन कहा, मैं लौटकर नहीं जाऊंगी, इस बार मैं बनाऊंगी नई मंजिल। स्टेशन से बाहर निकलते ही भीड़ की तेज रफ्तार, टैक्सियों की चीखती हॉर्न और समुद्र की नम हवा ने तीनों का स्वागत किया। और उधर शहर के एक कोने में डांस क्वीन, डांस रानी, जिसके दिल में अनुपमा के लिए हमेशा से एक अनकहा सम्मान था, उसे खबर मिल चुकी थी कि अनुपमा वापस आ चुकी है। जब अनुपमा आखिरकार उस छोटी सी गलियों से गुजरकर उसी पुरानी बस्ती में पहुंची जहां दोनों ने कभी खाली पेट पर भरे हौसलों के साथ संघर्ष किया था, डांस रानी ने दरवाजा खोलते ही अनुपमा को बाहों में भर लिया। परी और ईशानी उसकी आंखों में दर्ज उस ममता को देखकर हैरान और अभिभूत दोनों हो गई। बस्ती के बच्चे दौड़कर चिल्लाते हुए आए, अनुपमा दीदी आ गई, डांस की देवी वापस आ गई। और अनुपमा की मुस्कान में उन सभी टूटी यादों की मरम्मत थी। उसी शाम बस्ती की गलियों में फिर से वही पुरानी महफिल सजी। ढोल, ताशे, चाय की केटली की भाप, हलवाई की जलेबी की खुशबू और बीच में अनुपमा जो अपनी सखियों के साथ हंसी बांट रही थी। पर इस बार कहानी यहाँ नहीं रुकनी थी। इस बार शुरुआत यहीं से होनी थी। डांस रानी ने उसी रात अनुपमा को बताया कि एक बड़ी कोरियोग्राफी कंपनी नए टैलेंट ढूंढ रही है, बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने का मौका। तेरे जैसा टैलेंट मुंबई में नहीं, दुनिया में नहीं, रानी ने कहा। अब तेरी बारी है, और तेरी तरह परी और ईशानी की भी। अनुपमा ने दोनों लड़कियों की ओर देखा, दोनों डरी हुई, टूटी हुई, पर अपने अंदर कहीं ना कहीं जलती हुई एक चिंगारी के साथ बोली, हम तीनों मिलकर अब नई जिंदगी शुरू करेंगे। यहीं से यात्रा शुरू हुई, मुकाबलों की, ऑडिशन की, रिजेक्शन की, और फिर उन छोटे छोटे मौकों की जिनसे सपनों का पहाड़ बनता है। उधर शहर के दूसरी ओर कथित बिजनेस टाइकून प्राग कोठारी, जो अनुपमा के बेटों का ससुर था और जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसका रास्ता इस तरह से मुंबई की गलियों में अनुपमा से टकराएगा, वो अपने बेटे गौतम कोठारी गांधी के साथ शहर पहुंचा था। गौतम ने प्राग से कहा था कि मुंबई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करके वो कोठारी साम्राज्य का नया चेहरा बना सकता है। प्राग को लगा था कि ये यात्रा पूरी तरह बिजनेस की होगी, डील, जमीन, अनुबंध। पर उसे नहीं पता था कि इस शहर में एक और कहानी उसका इंतजार कर रही है, जो उसके घर के इतिहास, उसके रिश्तों और उसकी सत्ता को हिला सकती है। उन्होंने जिस प्रोजेक्ट में निवेश करने का निर्णय लिया था, वो एक पुरानी मगर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बस्ती के पुनर्विकास का प्रस्ताव था। और विडंबना ये रही कि वही बस्ती थी जहां अनुपमा और डांस रानी रहती थीं। अगले ही दिन जब प्राग और गौतम बस्ती के दौरे पर आए, उन्हें उम्मीद थी कि लोग डरेंगे, हटेंगे, धन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। पर जैसे ही गौतम ने अपनी टीम के साथ नक्शे, प्लानिंग और मशीनरी की बात शुरू की, भीड़ में से एक दृढ़ आवाज उठी, ये बस्ती हमारी पहचान है, इसे मिटाने की कीमत तुम तय नहीं कर सकते। सभी लोग मुड़े, वो अनुपमा थी। प्राग के कदम ठिठक गए। अनुपमा को देखकर जैसे चेहरे से रक्त उतर गया। वो कभी नहीं चाहता था कि अपने बेटों की सास उससे इस तरह टकराए। बस्ती के लोग अनुपमा की तरफ खड़े थे और उसने प्राग को साफ शब्दों में कहा, धन से नहीं, दिल से समाज बनता है, तुम इस बस्ती को खरीद नहीं सकते। गौतम ने पहली बार किसी को अपने पिता से इस अंदाज में बात करते देखा था और उसकी आंखों में सम्मान की एक नई रेखा खिंच गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं थी, अवसरों की भी कहानी थी। उस रात बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित निर्देशक ने बस्ती में एक स्ट्रीट डांस फेस्टिवल में अनुपमा को प्रदर्शन करते देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। ये चेहरा, ये भाव, ये नृत्य, मैं इसे अपनी फिल्म में चाहता हूँ। अगले ही दिन अनुपमा, परी और ईशानी को स्टूडियो में ऑडिशन के लिए बुलाया गया। पहली बार वो तीनों एक ही हॉल में थीं, जहां रोशनी, कैमरे और उम्मीदों का दबाव हवा में घुला हुआ था। ऑडिशन में अनुपमा ने जो नृत्य दिखाया, उसके हर भाव में जीवन के दर्द, संघर्ष, त्याग और विजय की कहानी थी। परी ने अपनी टूटन से शक्ति बनाई, ईशानी ने अपने अपराध भाव को मंच पर पिघल जाने दिया, और तीनों का सम्मिलित प्रदर्शन इतना अद्भुत था कि जजेस के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट दिख रहा था। निर्देशक ने खड़े होकर ताली बजाई। ये सिर्फ डांस नहीं, ये जिंदगी की चीख है।
और उधर प्राग कोठारी सोच रहा था कि अनुपमा का ये उभार उसकी राजनीति और परिवार की छवि पर क्या असर डालेगा। गौतम धीरे धीरे अनुपमा का सम्मान करने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली शक्ति जमीन या पैसे में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो कठिनाइयों से लड़कर खड़े होते हैं। वो अपने पिता के फैसलों से भी असहमत होने लगा। पापा, बस्ती को तोड़कर आप सिर्फ जमीन नहीं ले रहे, आप उनके सपने छीन रहे हैं। ये वो दिन था जब पहली बार प्राग के घर की राजनीति, व्यापार और सत्ता की नींव हिलने लगी। और इधर अनुपमा, परी और ईशानी की दुनिया बदलने लगी थी। ऑडिशन के बाद उन्हें पहले म्यूजिक वीडियो का ऑफर मिला, फिर एक फिल्म में नृत्य गुरु का रोल, फिर देशभक्ति की थीम पर एक बड़े अवार्ड शो में परफॉर्म करने का मौका। हर स्टेज पर अनुपमा का नाम गूंजने लगा। लोग कहने लगे, बॉलीवुड की नई पहचान अनुपमा शाह। मुंबई ने उन्हें अपनाना शुरू किया और बस्ती की लड़कियों ने अनुपमा को अपना रोल मॉडल मान लिया। पर असली टकराव अभी बाकी था, क्योंकि प्राग चाहता था कि उसका इन्वेस्टमेंट किसी भी हाल में ना रुके और अनुपमा चाहती थी कि बस्ती का अस्तित्व बना रहे। दोनों पक्षों की टकराहट बढ़ती गई, कभी मीडिया के सामने, कभी कोर्ट के गलियारों में, कभी बस्ती की गलियों में जनता के बीच। लेकिन इसी टकराव के बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आया। गौतम ने घोषणा की कि वो अपने पिता की योजना का विरोध करेगा और अनुपमा के साथ खड़ा होगा। आपने मुझे व्यापार सिखाया, लेकिन इंसानियत नहीं। आज मैं इंसानियत चुन रहा हूँ। और कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां कला, संघर्ष, सत्ता, रिश्ते और अतीत सब एक जगह टकरा रहे थे। मुंबई तैयार थी एक नई दास्तान देखने के लिए। अनुपमा, परी और ईशानी का नया सफर और कोठारी परिवार के साथ उनका बड़ा सामना, जहां एक तरफ बॉलीवुड की चमक थी और दूसरी तरफ बस्ती की जमीन।